चलो एग्जाम्पल 1। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास टर्म्स का वैल्यूएशन किया था। आई थिंक आप लोगों ने सब किए थे। वहां पर 3 स्टेप में मेरा क्या था, कैलकुलेशन था। फर्स्ट रूल 10(1) का एडजस्टमेंट, पहले एफओबी प्राइस कैलकुलेट करना, उसके बाद रूल 10(1) का एडजस्टमेंट, उसके बाद रूल 10(2) का एडजस्टमेंट, बस आपका एसेसेबल वैल्यू निकल जाएगा। एक्सचेंज, चलिए क्वेश्चन करते हैं। From the particulars given below, find the assessable value of the imported goods under Customs Act 1962. All figures are in US dollar. Cost of the machine at the factory of exporting country, मतलब जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है उस कंट्री का फैक्ट्री में ये मशीन का कॉस्ट है $10,000। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इनकर्ड बाय द एक्सपोर्टर फ्रॉम हिज फैक्ट्री टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, मतलब फैक्ट्री से यूएसए का पोर्ट तक लाने के लिए खर्चा है $500। हैंडलिंग चार्जेस पेड टू लोडिंग द मशीन इन द शिप, वो पोर्ट से शिप में उठाने के लिए $50 लगा है। बाइंग कमीशन पेड बाय द इंपोर्टर 50। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया 1000, एक्चुअल फ्रेट चार्ज बोल दिया है। एक्सचेंज रेट टू बी कंसीडर $1 इक्वल टू 75, एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। चलो पहले एफओबी प्राइस निकालना पड़ेगा। एफओबी प्राइस मतलब फ्री ऑन बोर्ड, मतलब जहां से माल आ रहा है, मशीन आ रहा है, उस कंट्री के शिप तक लाने का खर्चा, दैट इज एफओबी प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन 10,000 यूएसडी, कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना, 10,000 $10,000। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अप टू 500 पोर्ट, लोडिंग के लिए 50 इसको क्या बोलेंगे, एफओबी इन यूएसडी, यूएस डॉलर में एफओबी कितना हुआ है 10,550। रूल 10(1) का एडजस्टमेंट में क्या आता है सर, पैकिंग आता है, कमीशन आता है, लेकिन कौन सा कमीशन, एक्सक्लूडिंग बाइंग कमीशन, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस अदर देन डेवलपमेंट एक्टिविटी परफॉर्म इन द इंडिया, एनी गुड सप्लाइड, ये सब ऐड हो जाएगा। तो यहां पर बाइंग कमीशन है तो इट नॉट बी इंक्लूडेड डैश। तो एफओबी फॉर कस्टम वैल्यूएशन इन यूएसडी, यूएस डॉलर में कितना बेटा 10,550। 10,550 रूल 10(2) का एडजस्टमेंट, फ्रेट एक्चुअल में दे दिया है, यस और नो, यस एक्चुअल सर फ्रेट दे दिया है कितना बेटा 1000, ये भी यूएसडी में ही है शायद, टू इंडिया यूएसडी, यहाँ रुपीज नहीं बोला है, ठीक है। इंश्योरेंस एक्चुअल नॉट गिवन, तो क्या होगा 1.125% ऑन 10,550, याद है और नॉट, यस सर तो Yes, कितना sir. होगा 118 118, टोटल क्या होगा 1118 1118। एसेसेबल वैल्यू इन यूएसडी क्या होगा 11,668 668, 11,668। एक्सचेंज रेट बाय सीबीआईसी, एक्सचेंज रेट कितना दिया है, नॉर्मली कौन सा एक्सचेंज रेट फॉलो 75 करते हैं, एक्सचेंज रेट ऑन द बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री
Okay, or basic custom duty, bill of entry and entry unit, whichever is later. कितना होगा? Exchange rate 75. 75. Accessible value in USD हो गया, exchange rate. तो accessible value in INR कितना होगा? 11,668 into 75, 8,75,100. Clear or not? सर आपका आवाज स्लो आ रहा है। आवाज स्लो आ रहा है। स्पीकर तो मेरा यहाँ से 100% है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एग्जांपल 1 में कोई प्रॉब्लम? एग्जांपल 1 में कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलिए एग्जांपल 2। अच्छा, बाय द वे एक साकिर हुसैन है। हु इज द पर्सन क्लास में? सर लेफ्ट हो गया अभी। साकिर अमन बाहर का स्टूडेंट होगा, देखने के लिए आया है क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है। यस सर बोलिए। हाँ साकिर अमन कौन हो बोल तो बेटा। सर खिदीपुर का कॉलेज का स्टूडेंट है। खिदीपुर कॉलेज का स्टूडेंट हो मतलब? रोल नंबर? सर रोल नंबर सब बताएगा अभी तक 89 है शायद सर या 79। हाँ भगवान, तू साकिर अमन सेमेस्टर 1 का है? यस सर। तो कौन सा क्लास में घुसा है जानता है? नो सर। सबसे सीनियर टीचर स्टूडेंट का, इसलिए वो लोग देख रहा है तुमको। ये 5th सेमेस्टर का क्लास है। पढ़ा दीजिए सर, पढ़ लेंगे। अच्छा, पढ़ता है, निकलो। नॉलेज मिलने से मतलब। ठीक है सर। बदमाश। चलो, XYZ Industries Limited has imported certain equipment from Japan at a FOB cost 2,000 yen. The other expenses incurred by Messrs. XYZ Industries in this connection are as follows. Number 1, freight from Japan to India port, 2,000 yen. Insurance paid to the insurer in India, rupees 10,000. Okay. Design charges paid to the consultancy firm in Japan, 3,000 yen. Messrs. XYZ Industries had expended rupees 1 lakh in India for certain development activities with respect of imported equipments. ये क्या है? मतलब शायद वो इक्विपमेंट का जो डिजाइनिंग है वो कहां पर हुआ है, वो कहां पर एक्टिविटी परफॉर्म? इंडिया में। सर्टेन डेवलपमेंट, अच्छा इंडिया। XYZ industry had incurred the road transportation cost from Mumbai port to factory of Karnataka. The Central Board of Excise has notified for the purpose section 14 subsection 3 of the Customs Act 1962 exchange rate of 1 yen equal to rupees 0.3948 और इंटरबैंक रेट है 1 yen equal to 0.40। मुझे बताओ तो कौन सा रेट आप लोगे? इंटरबैंक वाला रेट ना CBC रेट? सर CBC रेट है। ऑलवेज सर CBC रेट का आप लोग लेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ठीक है, इंटरबैंक रेट आप लोग नहीं लेंगे। RBI जो रेट देता है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर रेट वो लोग नोटिफाई करता है। मतलब वो लोग कौन? वो लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स। Messrs. XYZ Industry had effected a payment to bank based on the exchange rate 1 yen equal to rupees 0.4150। ये भी कोई काम में नहीं लगेगा,
The commission payable to the agent in India 5% of FOB, cost of the machine of equipment in Indian rupee, arriving at the assessable value for the purpose of the custom duty as under section custom duty under Customs Act 1962. Brief notes as appropriate. बोलो FOB कितना? फ्रेट FOB बोल दिया है 22 लाख येन. FOB in येन. रूल 10(1) एडजस्टमेंट क्या होगा? रूल 10(1) का एडजस्टमेंट सर कमीशन. सर यहां पर तो कमीशन दे दिया है लेकिन एक्सक्लूडिंग बाइंग कमीशन बोल रहा है. देखो इंडियन रुपी में दे रहा है, इसका मतलब है मैं इसके मान के चलता हूं बाइंग कमीशन. अगर मैं इसको सेलिंग कमीशन एज्यूम करूंगा तो ऐड होगा, लेकिन अगर बाइंग कमीशन है तो उसको ऐड नहीं कर सकूंगा. तो एज्यूम करता हूं बाइंग कमीशन तो एक्सक्लूड करूंगा. क्या बोला है? द कमीशन पेबल टू द एजेंट इन द इंडिया was 5% of FOB in Indian rupee. इसको आप सेलिंग कमीशन भी पकड़ सकते हैं. चलिए एक्सक्लूडिंग बाइंग कमीशन तो 5% क्या होगा? 5% on FOB. How much? $10,000. ना इंडिया में दे रहा है मतलब उसको एजेंट को दे रहा है मतलब हाँ उसको सेलिंग करने के लिए ऑब्वियसली उसको एजेंट को देना पड़ता है. 5% सेलिंग कमीशन कितना? हाउ मच? 10,000. डिजाइनिंग चार्जेस पेड इन जापान. डिजाइनिंग चार्जेस पेड इन जापान 30,000 येन. वो आएगा? यस और नो? Yes, sir. और डिजाइनिंग चार्जेस इन इंडिया नहीं आएगा वैल्यूएशन में. यस और नो? FOB in yen for customs valuation. ये कौन सा FOB है? कस्टम वैल्यूएशन के लिए जो FOB कितना आएगा बेटा? यहां पर 2,40,000. फ्रेट एक्चुअल फ्रेट बोल दिया है. हाँ फ्रेट फ्रॉम जापान टू इंडिया 20,000 येन. इंश्योरेंस यहां पर एक्चुअल इंश्योरेंस का अमाउंट दे दिया. अगर नहीं देता तो 1.125% करते, लेकिन यहां पर दे दिया है इंश्योरेंस पेड टू द इंश्योरर इन इंडिया 10,000, लेकिन वो रुपीस में दे दिया है. आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. रुपीस में दे दिया है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्या? तो उसको रुपीस को कन्वर्ट करके येन में लाना पड़ेगा. कितना? रुपीस 10,000 इंटू 1 येन डिवाइडेड बाई रुपीस 0.3948. यस और नो? 10,000 को येन में कन्वर्ट करो. हाउ मच? 10,000 डिवाइडेड बाई 0.3948 कितना? 25,330. 25. ये ज्यादा हो गया. अब ना 1,000 रखो. ये 1,000 कर दो. ज्यादा लग रहा है मुझे. रुपीस 1,000.
तो कितना येन हो रहा है? 2532. 2532. कितना आएगा? Yes, sir. होल कितना आएगा? 22,532. तो accessible value in yen. Accessible value in yen, how much? 2,62,532. Exchange rate notified by CBEC, मतलब आरबीआई क्या नोटिफाई करता है, इंटरबैंक क्या नोटिफाई करता है, इज नॉट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट है कितना रेट सीबीईसी नोटिफाई करता है. सीबीएसई का नोटिफाई रेट क्या है? रुपीज 0.3948 पर येन. सर ये इंश्योरेंस को सर बैंक रेट से क्यों नहीं डिवाइड किया सर? बैंक रेट कोई काम के नहीं होगा. सर इंश्योरेंस तो पे कर रहा है इंडिया में ना सर. वो जो वट एवर में भी, लेकिन वैल्यूएशन के लिए जो रेट एप्लीकेबल होगा वही रेट में एप्लीकेबल होगा. आया समझ में? ठीक है सर. Accessible value in INR. बोलो कितना होगा? $3,948. 6,64,974. No. 1,03,647. Yes or no? 2,62,532 येन है. एक येन इक्वल टू नियर अबाउट 40 पैसा. तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1,03,647 इन INR. ठीक है? यस सर. is a selling commission. Hence done or not? यस सर. चलो एग्जाम्पल 3. यहां तक कोई प्रॉब्लम था बेटा? नो सर. Example 3. BSN Company Limited had imported a machine from UK from the following particulars furnished by them, arrived at the assessable value for the purpose of custom duty payable. FOB cost of the machine 10,000 UK pound, freight 3,000 UK pound, engineering designing charges paid to the firm in UK 500 UK pound, license fee relating to imported goods payable by the buyer as a condition of sale 20% of FOB, material and components supplied by the buyer free of cost 10,000, insurance paid to the insurer in India 6,000, buying commission paid by the buyer to his agent in UK 10,100 UK pound. Other particulars: interbank exchange rate 92.50, CBEC had notified for the purpose of section 14, exchange rate 93.25. Importer paid 500 towards demurrage charge for delay in clearing the machine from the airport.
ये शिप डेमरेज चार्ज है ना पोर्ट डेमरेज चार्ज है? ये तो शिप डेमरेज है ना पोर्ट डेमरेज है? पोर्ट एवरेज अगर पोर्ट डेमरेज है, क्या वैल्यूएशन में आएगा और नहीं आएगा? मैंने सिर्फ शिप डेमरेज बोला था आएगा, नॉट पोर्ट डेमरेज। ठीक है, ये नहीं आएगा। यस सर। चलो, एफओबी प्राइस कितना? एफओबी कॉस्ट ऑफ द मशीन 10,000 in UKB, यूनाइटेड किंगडम पाउंड कितना? 10,000 इन यूके पाउंड, इन पाउंड 10,000। फ्रेट रूल 10, उससे पहले रूल 10(1) का एडजस्टमेंट क्या क्या होगा? अच्छा, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग चार्जेस पेड टू अ फर्म इन यूके 500। तो इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट हाउ मच? 500 सर, ऐड होगा? यस, ऐड होगा। मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, रूल 10(1) एडजस्टमेंट में भी ये भी था। यस, ये भी यस होगा। सर। कितना? रुपीज 10,000 इंटू, सर वो तो रुपीज में दिया है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 93.25, दैट इज रेट बाय नोटिफाइड बाय द सीबीईसी 93.25, उसको डॉलर में पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। सो रुपीज 10,000 इंटू 1 यूके पाउंड डिवाइडेड बाय रुपीज 93.25 क्या होगा? 10,000 divided by 93.25, figure comes to 107.2. License fee 10,000 का 20% as a condition of sale, और material component supplied by the buyer free of cost valued 10,000, insurance paid by the insurer in India बाद में लेते हैं, रूल 10(1) का एडजस्टमेंट में नहीं आएगा। बाइंग कमीशन स्पेसिफिकली बोल दिया है, बाइंग कमीशन नहीं आएगा बिकॉज एक्सक्लूडिंग बाइंग कमीशन। यस और नो? यस सर। यस सर। लड़की लोग चुप क्यों हो बोलो तो? इज इट क्लियर और नॉट? कोई आवाज नहीं है? Yes, sir. बाकी बाकी बोलो। नीलिमा, नौरीन, क्या विष्णुप्रिया? कितना? 500 प्लस 2000 प्लस 107.2, 2607.2। 7.2 एफओबी फॉर कस्टम्स कितना आएगा? 12,607.2 रूल 10(2) एडजस्टमेंट, ये प्लेन में आया है ना शिप में आया है? यार में आया है, मतलब प्लेन में आया है। तो प्लेन में रेस्ट्रिक्शन क्या है? एक्चुअल, और एक लिमिट है 20% ऑफ एफओवी फॉर कस्टम वैल्यूएशन, व्हिचएवर इज लोअर।
So freight by year, lower of the following. Lower of the following. Actual 3000 and 20% of FOB. कितना आता है? देखो तो. So 3000 and 2521.4. lower है. Oh, sorry, 25 2521.4 एंड इंश्योरेंस 6000 रुपया रुपीस में बोल दिया है. उसको कन्वर्ट करके आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इंडियन करेंसी में लेना पड़ेगा. तो चलो भाई यूके पाउंड में लेना पड़ेगा. कितना? So 64.3. 64.3. टोटल कितना आ रहा है? Is it 64.3? 6000 divided by 93.25. 64.3. हाँ ठीक है. कितना आ रहा है बोलो? 585.7. 2585. गलत बोल रहे हो. 2585. 2585.7. Yes. तो accessible value in USD कितना हुआ? 12,607.2 plus 2585.7. How much? 15,192.9. 192.9. एक्सचेंज रेट कितना है? एक्सचेंज रेट accessible value in UK 2.25. pound. Exchange rate 93.25. That is 90 rupees 93.25 per pound. Accessible value क्या होगा? मल्टीप्लाई करो into 93.25. 14,16,737. Done. Yes, sir. सिर्फ एयरपोर्ट damage and buying commission is not that part. Is not included. Is not a part of. Not a part of Rule 10(1) adjustment. Done. Agree? Yes, sir. Rule next. यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. Problem 4. Compute the duty payable under Customs Act for an imported equipment based on the following information. Accessible value in US dollar 10,100. Date of bill entry 25/10/2020 and custom rate बोल दिया है and exchange rate notified by CBEC 75. Date of entry inward 21/4/2020. वहां पर भी बेसिक रेट बोल दिया है. IGST 12%. Social welfare charge 10%. Make a suitable assumption, require and show the relevant workings. चलो accessible value कितना? Accessible value in USD how much? 10,100 USD.
बोलो कितना? 10,100 USD. Exchange rate on the date of bill of entry. हम लोग कौन सा डेट का एक्सचेंज रेट देते हैं सर? स्पेसिफिकली एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री एज नोटिफाइड बाय CBSE, नॉट RBI. कितना? बिल ऑफ एंट्री 75. में 75. 75 पर $. एक्सेसिबल वैल्यू कितना होगा? 20,000. 7,57,500. एड बेसिक कस्टम्स ड्यूटी क्या होगा? कौन सा BCD ऐड होगा? Bill of entry. सर बिल ऑफ एंट्री एंड एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, कौन सा बाद में होता है? 25 तारीख ना 21? सर 25 तारीख. दैट इज 12% में होगा. यस और नो? Yes, sir. तो 12% on 7,57,500. How much? 90,900. 90,900. Add social welfare surcharge कितना? 10% into 90,900. How much? 9090. Assessable value and customs duty. That is assessable value plus custom duty मिला के कितना? 99,090. 900 plus 9090. How much? 8,57,490. IGST कितना के ऊपर लगेगा? IGST 12% on assessable value plus VAT ऑलरेडी करके रखा है. 8,57,490 into 12%. 10,102,899. तो लैंडेड कॉस्ट कितना होगा? 9,60,389. टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल 90,900. वेलफेयर चार्ज 9090. 1,02,899. डन. बोलो. 2,02,889. 2 lakh. 2,889. डन. Yes, sir. चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. नोट्स अगर परफेक्ट हो, प्रॉब्लम करने में एकदम ही टाइम नहीं लगता है. प्रॉब्लम देखो. कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द फैक्ट्री of the exporter 20,000. Transport charges from factory of the exporter to the port of shipment 800. Handling charges paid to the loading of the machine to in the ship 50. Buying commission 100. Lighterage charge paid by the importer 200.
freight incurred from the port of entry to the inland container depot 1000. Ship demurrage 400. Freight charges for exporting country to India 5000. Date of bill of entry बोल दिया है. बेसिक कस्टम ड्यूटी एक्सचेंज रेट दो सब कुछ बोल दिया है. Also find out the eligible input tax credit to the importer. आप लोग करने की कोशिश करें तो ये एक बार फोटो उठाइए. फोटो उठाइए एक बार और आप लोग बोलने की कोशिश कीजिए. Done? Yes, sir. Cost of the machine at the factory of the exporting country कितना? $2000. Transport charges 2000 is at 20,000. Transport charges from factory of exporter to the port of shipment 800. Handling charges I think 50. देखिए number 1, number 2, number 3. Yes or no? Cost of the machine उस machine Yes, को sir. उठाने का खर्चा, पोर्ट से शिप में उठाने का खर्चा, सब मिला के FOB. उसके बाद आएगा that is FOB in USD. How much? 20,850. Rule 10(1) का एडजस्टमेंट. बाइंग कमीशन बोल दिया है 100, तो ऐसे ही नहीं आएगा. ओके, तो रूल 10(1) का एडजस्टमेंट डैश यहां पर नहीं है कुछ. FOB फॉर कस्टम्स कितना होगा? 20,850. Then transportation charge from the factory. Okay, buying lighterage charge, freight incurred from the port of entry to the England वो नहीं आएगा. Freight charges from exporting country to India $5,000. Actual दे दिया है $5,000, तो 5,000 ही लेना पड़ेगा. Insurance actual not given, that's why 1.125% on 20,850. 1.125% on 20,850. कितना आएगा? 234.56. 234.56. लाइटरेज चार्ज, आई थिंक आपको याद है लाइटरेज चार्ज क्या होता है? Yes, sir. लाइटरेज चार्ज कितना आएगा सर? लाइटरेज चार्ज 200 रुपया, $200. शिप डैमरेज सर, पोर्ट डैमरेज नहीं आएगा, लेकिन शिप डैमरेज आएगा 400.
टोटल कितना आ रहा है? $20,850. यही 5,834.56. और ये 26,684.56. 26,684. 0.56. Yes, sir. बोलो। एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री क्या होगा? एक्सचेंज रेट ऑब्वियसली ऑन बिल ऑफ एंट्री लेंगे, सीबीएसई जो डिक्लेयर करेगा 72 पर डॉलर। एसेसेबल वैल्यू क्या होगा? 26,684.56 इंटू 72, 19,21,288। कौन सा बीसीडी लगेगा सर? बिल ऑफ एंट्री ऑन एंट्री इनवर्ड जो लास्ट डेट में है, जो बाद में है Bill of उस डेट entry. में जो है, दैट इज 25/2 का जो डेट है, दैट इज 18% बीसीडी लगेगा। यस और नो? Yes, sir. तो लास्ट डेट में जो रेट है 18% लगाओ। 18% 18% ऑन 19,21,288 कितना बेटा? 3,45,831. 3,45,31 831. add social welfare on surcharge, social welfare surcharge 10%, 10% on 3,45,831. बोलो कितना होगा ये? 34,583. 34। 583. तो बोलो एसेसेबल वैल्यू टोटल मिला के, एसेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस 345,831 प्लस 23 lakh 23 lakh 1,702. 1,000 Yes, sir. 1,702। 702. आईजीएसटी किसके ऊपर लगेगा सर? इसके ऊपर इंटू 12%। $276,204। लैंडेड कॉस्ट कितना होगा? हाँ, लैंडेड कॉस्ट कितना होगा? 25,77,906। तो टोटल कस्टम्स ड्यूटी हाउ मच? टोटल कस्टम ड्यूटी 6,56,618. एग्री और नॉट? 618, sir. 18.
डन। यस सर। बस, तो हम लोगों ने कस्टम वैल्यूएशन का बहुत सारा प्रॉब्लम कर लिया। प्रॉब्लम इससे बाहर नहीं आएगा, रादर इससे छोटा ही आएगा। वहां पर एक प्रॉब्लम रहेगा और एक थ्योरी रहेगा, आपको इधर प्रॉब्लम करना पड़ेगा और थ्योरी करना पड़ेगा। लेकिन ये आशा में मत रहिए सर मैं सिर्फ प्रॉब्लम करके चला जाऊंगा, थ्योरी नहीं करूंगा तो बच जाऊंगा। नो, मिला के देगा। मतलब एक प्रॉब्लम एक थ्योरी एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम एक थ्योरी और एक क्वेश्चन। सो थ्योरी नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में ही सिर्फ रुका रहना पड़ेगा। ठीक सर है, थ्योरी क्या देगा सर? थ्योरी मतलब व्हाट कैसा? इज द इंडिया, व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज, ये सब छोटा छोटा। ओके, और जो आता है एकदम कंपलसरी जो दिखाऊंगा अभी, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। एडिशनल ड्यूटी जो लगता है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सब मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। थोड़ा समझा देता हूँ। प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होता है? A duty imposed on imported goods for protection of the interest of the domestic industry established in India। ये क्यों देते हैं प्रोटेक्टिव ड्यूटी? बेसिकली बाहर से डोमेस्टिक कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, हो सकता है कुछ इंपोर्टेड गुड्स जो आ रहा है उसको उसका वैल्यू बहुत लेस है, सो दैट डोमेस्टिक इंडस्ट्री मार्केट कर नहीं सकेगा। अगर सैमसंग कल मोबाइल फोन चाइना से लेके आता है 5,000 में, और यहाँ पर जो ओप्पो टोप्पो जो इंडियन कंपनी है वो अगर मार्केट नहीं कर सकेगा, बिकॉज 5,000 के साथ वो कॉम्पीट नहीं कर सकेगा वो सेम फीचर में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एडिशनली प्रोटेक्टिव ड्यूटी चार्ज करना पड़ेगा, सो दैट डोमेस्टिक इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके। इट इज इम्पोज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन। टैरिफ कमीशन बैठता है, वो डिसाइड करता है कितना प्रोटेक्टिव ड्यूटी उस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के लिए लगेगा। ये मत नहीं है सबके लिए लगेगा, जो जिसमें मान के चलते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री हार्म हो सकता है उसी के ऊपर इम्पोज होगा। It is effective only and inclusive of the date, if any, specified in the first schedule of the tariff। इसका मतलब है जो डेट में बोला गया है उस डेट के भीतर ये लगाना इफेक्टिव होगा, इसके बाहर में नहीं है। इट इज effective only and inclusive of the date, if any specified in the first schedule of the tariff, but it is effective up to the date specified in the first schedule of tariff। फर्स्ट शेड्यूल में डेट बोला है कब तक ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी एप्लीकेबल होगा, उसके बाद इंपोर्ट भी करोगे तो ये ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी इज अ प्रोडक्ट स्पेसिफिक, ये था इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ये था प्रोडक्ट स्पेसिफिक। सेफगार्ड ड्यूटी इज अ प्रोडक्ट स्पेसिफिक which is imported to India in such a quantity which can damage the domestic market। प्रोटेक्टिव ड्यूटी था, प्राइस बहुत कम था। यहां पर क्या है, यहां पर डोमेस्टिक मार्केट को बर्बाद कर सकता है, बिकॉज प्राइस नहीं, ह्यूज क्वांटिटी में वहां से आ रहा है। सो ये सेफगार्ड ड्यूटी उसके लिए लगाता है। नो लिमिट ऑफ सच ड्यूटी, इट मे बी एनी अमाउंट, इसका कोई लिमिट नहीं है, एनी अमाउंट बैठा सकता है गवर्नमेंट। द ड्यूटी इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन फोर्स फॉर द पीरियड ऑफ 4 years from the date of imposition and can be extended up to 10 years। मतलब जो ड्यूटी इम्पोज सेफगार्ड ड्यूटी एक बार लगाएगा तो 4 साल तक रहेगा, अगर चाहे तो 4 साल से ज्यादा 10 साल तक भी रह सकता है। Safeguard duty shall not be applied to the article imported by a 100% EOU undertaking or unit of foreign trade zone or special economic zone unless specifically made applicable। मतलब अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कोई बाहर से माल लाता है हाई क्वांटिटी में, उसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कभी भी देश में माल बेचता नहीं है, वो बाहर मुल्क में माल बेचता है, इसीलिए उसका नाम है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। तो सेफगार्ड ड्यूटी कभी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो गुड्स परचेस करता है उसके ऊपर नहीं लगता है, लेकिन वही गुड्स अगर अदर देन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट परचेस करता है तो उसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लग सकता है अगर नोटिफाइड है तो। काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल हो सकता है,
कुछ आर्टिकल इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, जो क्या कर रहा है इंडिया में, सब्सिडी देके एक्सपोर्ट कर रहा है। सब्सिडी कौन दे रहा है? जिस मुल्क से इंपोर्ट हो रहा है उस मुल्क में, उस देश में सब्सिडी देके उसका प्रोडक्शन होता है और उसका सब्सिडी लेके वो लोग यहाँ पर भेजता है। नेचुरली वो लोग उसको कम प्राइस में बेचेगा मार्केट लेने के लिए। तो इसको काउंटर करने के लिए मुझे काउंटर वैलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, ड्यूटी लेविड इफ द आर्टिकल आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया बाय गेटिंग द सब्सिडी फ्रॉम अदर कंट्री। अदर कंट्री से अगर आपको सब्सिडी मिलता है तो ये आप क्या कर सकते हैं, आपको अदर कंट्री से अगर आपको सब्सिडी मिलता है तो इन दैट सिचुएशन, अदर कंट्री से आपको सब्सिडी नहीं, अदर कंट्री से जो माल आ रहा है वो अगर सब्सिडाइज्ड है तो उसको काउंटर करने के लिए आप ये ड्यूटी इंपोज कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ काउंटर वैलिंग ड्यूटी शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ सब्सिडी गिवन। ये अमाउंट ऑफ ड्यूटी कभी भी नॉट मोर देन द सब्सिडी, उस आर्टिकल के ऊपर जितना सब्सिडी है, अगर 5 रुपए सब्सिडी है तो याद रखना आप भी काउंटर वैलिंग ड्यूटी 5 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते। It shall be in force for the period of 5 years from the date of imposition। 5 साल तक रहेगा and can be extended further, 5 साल के लिए extend हो सकता है। It has been subsumed under GST, लेकिन आज का डेट में ये सब क्या हुआ गया, GST में वो सबज्यूम ले लिया, मतलब GST में ये आ चुका है। सब्सिडाइज आर्टिकल ना, ये लाइन काट के रखो ना। एंटी डंपिंग ड्यूटी, इट इज सर पीरियड क्या होगा सर यहाँ? 5 ईयर 10 ईयर पीरियड का मतलब? ना, मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए इंपोजिशन रहता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो और भी 5 इयर्स बढ़ा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। 5 ईयर मतलब क्या सर? 5 ईयर तक जितना आएगा उसमें लगते रहेगा? 5 ईयर तक जिस डेट से इंपोजिशन दिया है उस डेट के बाद जितना इंपोर्टेड गुड्स आएगा, वो अगर सब्सिडाइज्ड आर्टिकल है तो उसके ऊपर ये ड्यूटी इंपोज होगा। तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी होता है कम जो प्राइस भेज रहा है उसमें सब्सिडी नहीं है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट इतना कम है तो कम प्राइस में भेजता है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद होगा। ये सब ड्यूटी का रीजन ही है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करना। प्रोटेक्टिव ड्यूटी कम प्राइस में गुड्स प्रोडक्शन करता है, कम प्राइस में बेचता है। सेफगार्ड ड्यूटी प्राइस में इफेक्ट नहीं है लेकिन लार्ज क्वांटिटी में बेचता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी दैट इज गुड्स सब्सिडी में आता है। लास्ट आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये बहुत करता है चाइना एंड यूएसए। इट इज इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट ऑन ए पर्टिकुलर कंट्री। वो क्या करता है, कुछ कंट्री, ये अभी तक जो पढ़े थे प्रोडक्ट के ऊपर, यहाँ पर बोल रहे हैं कुछ कंट्री क्या करता है, वो गुड्स को डंपिंग करता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डंपिंग करता है, मतलब उसको डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है। एक्सेस प्रोडक्शन हो गया, यहाँ पर ढाल दो। वेयर एनी आर्टिकल एक्सपोर्टेड बाय एन एक्सपोर्टर टू इंडिया by an importer, where an article exported by an exporter, ठीक है, to India at less than normal value, उसका जो नॉर्मल वैल्यू है उससे कम में आता है, the central government में impose anti dumping duty, मतलब वो देख के ही पता चल जाएगा डंप कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में impose anti dumping duty on importation of such duty, the duty shall not exceed, कितना नहीं होगा, नॉर्मल वैल्यू मतलब एक्सपोर्ट प्राइस, जो डिफरेंस है, मान लीजिए नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए 20 रुपया, अब इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहा है 3 रुपया में, तो 20 और 3 का जो डिफरेंस है 17 रुपीज क्या होगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज करेंगे। ये इफेक्टिव 5 साल होगा, मे बी एक्सटेंडेड फॉर 5 इयर्स। क्लियर? इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड गुड्स, सेफगार्ड ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड गुड्स, ये सब आपका सिलेबस में था, मैंने थ्योरी में करा दिया। डन? यस सर। तो इसके साथ मेरा पूरा 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स 100 मार्क्स का टैक्स कंप्लीट हुआ। मेरा पूरा टैक्सेशन 2 मैंने आप लोगों के साथ पूरा कंप्लीट किया। टैक्सेशन 1 भी मैंने कंप्लीट किया था, टैक्सेशन 2 भी आज कंप्लीट हो चुका है। आप लोग पूरा टैक्स का जो बीकॉम लेवल में जो एप्लीकेबल है हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।
तो आप Yes, आप sir. लोगों का काम है इसको रिकैप करना, बार बार पढ़ना, वीडियोस अवेलेबल है उसको देखना, सो दैट आपका प्रॉब्लम ना हो। कल से यहां तक मेरा खत्म होता है टैक्सेशन। कल से मेरा क्लास है, कल से मैं आप लोगों के साथ अकाउंट्स का क्लास में घुसूंगा। अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास मैं कल से लूंगा। क्या क्लास लूंगा? मैं संपत सर से बात करूंगा, संपत सर जो ऑर्डर देंगे आई विल फॉलो दैट वन। ठीक है, डन। Yes, sir. आप लोग एक कॉपी मेंटेन करेंगे जहां पर मैं अकाउंट्स कराऊंगा, देखते हैं सर क्या बोलते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है बेटा। यस सर। तो ऑडिट का सिलेबस खत्म हुआ, टैक्स का सिलेबस खत्म हुआ, ऑडिट मेरा पार्ट खत्म हो गया। मेरा तो मेजर पार्ट था, आई थिंक 60 मार्क्स मेरा ही था। फर्स्ट चैप्टर मेरा था, ऑडिट रिपोर्ट था, अदर थ्रस्ट एरिया था, कंपनी ऑडिट था, कंट्रोल था, मतलब 10 10 10 10 40 55 मेरा था। तो 55 कंप्लीट हो चुका है मेरा। डन। यस सर। सबका नोट्स अवेलेबल है, और मुझे अब्दुल ने कुछ बोला था, हिना अली ने, वो मैं दे दूंगा वो लोगों को, मतलब मैं क्लासरूम में ही दे दूंगा। डन। यस सर। Yes, sir. তুমি আছো? আমি তো ভাবলাম তুমি ছেড়ে পালিয়ে গেছো। No, sir. डन। आप लोग बहुत अच्छी तरह से प्रॉब्लम को देखिएगा, मैं ठीक टाइम टू टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम देता जाऊंगा। आप लोग रिकैप के लिए जब ऑफलाइन में होगा तो रिकैप के लिए हम लोग छोटा छोटा प्रॉब्लम देते जाएंगे। अभी हम लोग अकाउंट्स में ध्यान देंगे, ठीक है? यस सर। चलिए जी।